गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। और आज जो हम लोग PYQ सीरीज़ कवर करने वाले हैं वो स्पेशली फॉर HSSC स्टूडेंट्स हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम लोगों को CET से रिलेटेड बहुत सारी रोज़ अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि जस्ट आ गया एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से तो आप लोग प्रिपेयर हो ही चुके होंगे बहुत अच्छे से, राइट? तो चलिए फिर चेक कर लीजिए ज़रा अपने आप को, कितना प्रिपरेशन है आप लोगों का, या आपको ज़रूरत पड़ रही है प्रिपरेशन की। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है प्रिपरेशन के लिए तो हमारा चैनल तो है ही है, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। बाकी अगर आपको चेकआउट करना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी पढ़ने की। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ ये सभी HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे ये CET के एनी ग्रुप में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं ये HSSC ने क्वेश्चन बनाए हैं। क्योंकि इस बार हमें बहुत अच्छे से पता है कि HSSC कंडक्ट कर रही है इस बार का CET। तो जब HSSC कंडक्ट कर रही है तो NCERT बेस्ड रहेगा, जब NCERT बेस्ड रहेगा तो NCERT तो घोट के पीनी ही पड़ेगी बहुत अच्छे से। ओके, तो अब फिलहाल में डाटाबेस की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, और दैट इज टोटली बेस्ड ऑन NCERT एंड अगेन एग्जाम ओरिएंटेड ओनली, ना इधर की बात ना इधर की बात, सिर्फ एग्जाम की बात। चलिए पहला क्वेश्चन सुनते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी, जो जो लिखा हुआ है उसमें पहले हम लोग ना इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन हम आसानी से और सही तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहली पहली चीजें क्या दिख रही हैं? तो पहली बात मुझे दिख रही है कि ये किसी मेमोरी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो मेमोरी कहाँ लोकेट कर रही है? सबसे नजदीक लोकेट कर रही है CPU के। और वो क्या काम कर रही होती है? वो होल्ड करती है डाटा और इंस्ट्रक्शन को जिसको CPU ने इस्तेमाल करना है। ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था हमने अंडरलाइन कर लिया। तो मेमोरी से क्वेश्चन है, और मेमोरी में हर PYQ सीरीज में मैं आपको बता रही होती हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन, मेमोरी के सारे क्वेश्चंस वहां से कवर हो जाएंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी। ये CPU, ये RAM यानी प्राइमरी मेमोरी, और ये हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हमारे यहाँ का राजा कौन है जी? CPU है जी, हम राजा। CPU की बात मानेंगे हम लोग, CPU बिजी चल रहा है भाई अभी, तो हमें इंतजार भी करना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो CPU का कहना है भाई मैं डायरेक्ट तो मिलूंगा नहीं, इनको डायरेक्ट नहीं मिलूंगा। ठीक है, जो भी चीजें सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस CPU का मिलता ही नहीं है, उनको पहले यहाँ लोड होना पड़ता है तब उनको CPU मिलता है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन सी मेमोरी है जो सबसे नजदीक है CPU के? तो नजदीक कौन है? RAM है, यानी प्राइमरी मेमोरी है। और वो क्या होल्ड करके रख रही है? इंस्ट्रक्शन, जिसको CPU ने एग्जीक्यूट करना है, तो होल्ड तो कर ही रही है जिसको CPU ने एग्जीक्यूट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? RAM। इसके बाद यहाँ कैशे मेमोरी दे रखा है। कैशे मेमोरी कौन सी मेमोरी है? ये सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी है। वैसे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मेमोरी रजिस्टर है हिरारिकी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हमारे पास रजिस्टर नहीं है तो आंसर कैशे होगा, ये भी ध्यान रखना है। और L1 L2 L3 क्या है? ये कैशे के टाइप है। रोम रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD DVD BRD ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, पाइथन से क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है? तो थोड़ा सा समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 5 तो इसका मतलब मैथ्स वाला इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है असाइन कर दो, मतलब x को 5 वैल्यू असाइन कर दो, इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ध्यान रखेंगे ये बात। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू भी है, माइनस इक्वल टू भी है, मल्टीप्लाई इक्वल टू भी है, डिवाइड इक्वल टू भी है। ठीक है, अगर ये चीजें बाकी जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हो, आपने ऐसे लिखा है x प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और इक्वल टू ध्यान रखेंगे, ये वाला इक्वल टू, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा नहीं है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला साइन हमारा कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, HSSC पूछ रहा है, +1 +2 का सिलेबस है, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। चलिए, नोड्स दैट डू नॉट हैव
नोड जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, वो नोड जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं होते उनको क्या कहते हैं? तो ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल टॉप में होगा, ये जो बिल्कुल टॉप में है, इसको हम कहते हैं रूट, ठीक है। ये होता है आपका लेफ्ट सब ट्री, ये पूरा का पूरा जो है ये लेफ्ट सब ट्री है, और जो इस तरफ आएगा वो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री है, ठीक है। जो बिल्कुल टॉप पर है ये रहा, इसको हम रूट कहेंगे, ठीक है। इस रूट के को दो पार्ट में आपने डिवाइड किया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा उसको लेफ्ट सब ट्री कहेंगे, जो राइट हैंड साइड पर है उसको राइट सब ट्री कहेंगे, ओके। अब आगे और समझते हैं। ये है पेरेंट नोड, ठीक है। इस पेरेंट के ये जो दो आगे बने हैं ये दोनों चिल्ड्रन हैं, ये पेरेंट है, इसके दो चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अगर आप इसकी बात करो तो ये पेरेंट के आगे तो चिल्ड्रन है ही नहीं ना, ऐसा तो बना ही नहीं है, तो ये तो चिल्ड्रन होते हैं ना, ये बने नहीं है। तो आपको ये बताना था वो नोड जिनके चिल्ड्रन नहीं है, जैसे ये 2 नंबर, 6 नंबर, 25, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लीफ नोड कहते हैं। जिनके चिल्ड्रन नहीं होते उनको हम लीफ नोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया था रूट तो गलत है, पेरेंट गलत है, लीफ सही है, चाइल्ड गलत है, ठीक है। लीफ नोड कहते हैं जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, सेट ऑफ वर्टिसेस और एजेस विच कनेक्ट देम आर कॉल्ड, ये भी डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। कोने और किनारों के सेट जो उन्हें जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जी सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टिसेस और एजेस को हम ग्राफ कहते हैं, ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये जो है इसको हम एज कहते हैं, ये एज होता है, और ये जो बना हुआ है इसको हम वर्टिसेस कहते हैं। ये जो 4 3 0 है इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। और ये जो रास्ते हैं जिनसे ये जुड़े हुए हैं इनको हम एजेस कहते हैं। तो जहां पर एजेस और वर्टिसेस दोनों आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफ। अभी अभी मैंने आपको नोड भी समझाया, तो नोड नहीं है, सब ट्री भी बताया और ट्री भी बताया, तो ये नहीं है, इन्हें ग्राफ कहते हैं। चलिए पाइथन का प्रोग्राम है, स्लाइसिंग का क्वेश्चन है। स्लाइसिंग में आगे आप लोग को पाइथन कवर अप करवाने वाली हूँ। फिलहाल मैंने डाटाबेस मैनेजमेंट स्टार्ट किया हुआ है सीरीज, उसके साथ साथ आप लोग एमसीक्यू कवर अप करते रहिए। तो धीरे धीरे जैसे ही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खत्म हो जाता है तो हम पाइथन स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो फिलहाल डाटाबेस मैनेजमेंट चल रहा है, तो ये पाइथन का क्वेश्चन है, स्लाइसिंग का क्वेश्चन है। तो स्लाइसिंग समझ लेते हैं। जैसे दिस इज टप्पल, सॉरी टी दे रखी है वैल्यू, एक मिनट रुकिएगा। जैसे टी वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू क्या है? 10 20 30 40 50। तो जब हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग का एक रूल है, वो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, इंडेक्स वैल्यू देते हैं ये 0 1 2 3 4, और ये 0 से शुरू होता है पॉजिटिव में, नेगेटिव चलोगे तो -1 से शुरू होता है। आगे डिटेलिंग हम ये पाइथन जब शुरू करेंगे तब कवर अप करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। तो टी दे रखा है 10 20 30 40 50, ये दे रखा था। तो जी हम लोगों को ये वैल्यू सॉल्व करनी है ना, तो ये स्लाइसिंग के अंदर आती है, ओके। तो ये स्लाइसिंग पॉजिटिव वाली है, 2:4 दे रखा है, तो वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। जो यहाँ लिखा होता है ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है, स्टार्टिंग पोजीशन होती है। तो स्टार्टिंग पोजीशन कौन है? 2। तो जरा देखिए 2 नंबर पे कौन पड़ा है, सेकंड पोजीशन पे कौन पड़ा है, देखिए जरा। तो हमें दिख रहा है सेकंड पोजीशन पे ये पड़ा है 30, ओके। आगे देखिए अगला, ये जो यहाँ लिखा होता है ये आपकी लास्ट वैल्यू होती है, लेकिन लास्ट वैल्यू हमेशा हम n-1 लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ 4 दे रखा है तो आप 3 कंसिडर करोगे, 5 दे रखा होता तो 4 कंसिडर करते, 6 दे रखा होता तो 5 कंसिडर करते, n-1। तो यहाँ पर 4 दे रखा है तो आप 4 नहीं कंसिडर करोगे, फोर्थ पोजीशन नहीं, n-1 उसके पहले तक। तो देखिए जरा n-1 कहाँ चलेगा जी? 4 दे रखा है तो फोर्थ पोजीशन तो नहीं उठानी ना, उससे पहले तक उठानी है। सॉरी
तो यानी ये उठाओगे, ओके, स्टार्ट और लास्ट, बस आगे और नहीं चलना है। और प्रिंट क्या करा देना है, T1। तो T1 में क्या वैल्यू आई, 30 और 40। तो ये रहा जी ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान है बहुत, कुछ मुश्किल नहीं होती प्रोग्रामिंग, लेकिन शुरू से समझनी पड़ेगी, तब एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा तो मुश्किल है। ओके, ये लीजिए क्वेश्चन, अभी डेटाबेस चल ही रहा है और क्वेश्चन भी है, देखिए जरा ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द डिजाइन? जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हैं ना, उन लोग को डेफिनेटली ये पता है किस तरीके के क्वेश्चन मैंने डेटाबेस में करवाए हुए हैं। और मैं ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेती हूँ ऑफलाइन क्लासेस में डेटाबेस को फिनिश करने के लिए, और उन 2 आवर्स में से आपके सीईटी के सारे क्वेश्चंस कवर्ड थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। डैश इज द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। देखिए, डिजाइन ऑफ डेटाबेस कौन होता है? सिंपल सी एक बात है, डिजाइन ऑफ डेटाबेस यानी स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, बस खत्म हो गई बात। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डिजाइन ऑफ डेटाबेस, यानी जैसे मुझे कोई घर बनवाना है, तो घर बनाने के लिए सीधा थोड़ी हमने रेता बजरी ईंटें सब ले आए और चलो जी बनाना शुरू कर दिया, नहीं, पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी उसका स्कीमा बनाते हैं। तो अगर आपको एक टेबल भी बनाना है तो पहले आप सोचोगे उस टेबल का क्या नाम होगा, उसके अंदर क्या फील्ड होंगे। दैट इज डिजाइन, दैट इज स्ट्रक्चर, दैट इज स्कीमा। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, एक डेटाबेस का डिजाइन है, कौन एक डेटाबेस का डिजाइन है? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो है नहीं, RDBMS। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टेबल्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा ऐसा होता है, तो ये नहीं है। तो ये रहा डेटाबेस स्कीमा, बाकी गलत है। ओके, डेटाबेस स्कीमा हो जाएगा। डेटाबेस स्कीमा इज सिंपल, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन क्वेश्चन डेटाबेस का क्वेश्चन है, ये वाला सीईटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हम लोग का डेटाबेस की सीरीज में जो पहला डेटाबेस की सीरीज है क्वेश्चन कवर हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डैश इन अ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन का मतलब होता है टेबल। RDBMS में रिलेशन मतलब होता है टेबल। ओके, तो द नंबर ऑफ डैश इन अ टेबल इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है? कार्डिनैलिटी होता है नंबर ऑफ रोज। एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और रोज क्या होती हैं? रोज को हम कहते हैं टप्पल, और कॉलम को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो डिग्री क्या हो जाती है? डिग्री भी एक टर्म आती है, डिग्री हो जाती है एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है, HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। रो को क्या कहते हैं, रिलेशन को क्या कहते हैं, ये HSSC क्लर्क में भी क्वेश्चन है। तो ये दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा सीईटी अभी फिलहाल जो मेंस में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। तो जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? टप्पल, क्योंकि टप्पल मतलब होता है रो, या हम कह सकते हैं रिकॉर्ड। टप्पल का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड भी, ये भी क्वेश्चन है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखेंगे, इसीलिए आप लोग को डेटाबेस की सीरीज पूरी करनी पड़ेगी, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, आसान है ये तो फटाफट आंसर कर दोगे तुम लोग। तीसरी पीढ़ी में पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पर कीबोर्ड और डैश का प्रयोग किया गया। इन थर्ड जनरेशन कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स, कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया पंच कार्ड की जगह। पंच कार्ड क्या है ये भी बताती हूँ। पंच कार्ड जो है पहली जनरेशन में इस्तेमाल हुआ, और ये पहला फर्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी था। ये ना ऐसे था, ये एक पंच कार्ड है, तो मतलब ये एक प्रोग्राम है, इसके अंदर डॉट्स थी, जहाँ डॉट है वहाँ 1 है, बाकी जगह 0, क्योंकि पहली जनरेशन में तो हम बाइनरी लैंग्वेज में करते थे ना, 0 1 में। तो ये एक पंच कार्ड है, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास पंच कार्ड रीडर होता था, ऐसे ये होता था पंच कार्ड, ठीक है। तो इसको रिप्लेस किसने कर लिया? थर्ड जनरेशन में हमारे पास कीबोर्ड्स आ गए, और कौन आ गए थे? मॉनिटर्स आ गए थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, अगेन जेनरेशन से क्वेश्चन है। जेनरेशंस तो इंपॉर्टेंट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द 5th जनरेशन कंप्यूटिंग, ठीक है। 5th जनरेशन आज की जनरेशन है, 5 जनरेशन है ना कंप्यूटर की, 5th जनरेशन आज की जनरेशन है, जिसमें आप AI का उपयोग कर रहे हैं और रोबोटिक्स का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका तो सीधा ही आंसर हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सीधा आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपने यूज किया वैक्यूम ट्यूब्स का,
पहली जनरेशन में इंटरनल कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में यूज हुए हैं, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन का लिखा नहीं है यहाँ पर, तो फोर्थ जनरेशन का VLSI और माइक्रो प्रोसेसर दोनों यूज हुए थे। और फिफ्थ जनरेशन में AI के साथ साथ ULSI भी है। तो ये क्वेश्चन HSSC ने बनाया है, तो जेनरेशन इज इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी जेनरेशन का क्वेश्चन था, ये भी था, तो जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं। ये लीजिए पाइथन का वन मोर क्वेश्चन। पाइथन में कमेंट कैसे डिनोट करते हैं? तो जी कमेंट डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश का सिंबल, लेकिन यहाँ पे 2 हैश है या 1 हैश है, तो भाई एक ही हैश का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब गलत है, ठीक है। जैसे ये दे रखा है देखो, तो ये कमेंट है, ये वाले ये कमेंट है, इनमें हैश का सिंबल यूज हो रहा है ना। तो जो कमेंट होते हैं ना वो एक्चुअल में प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, दे आर एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन, किसी भी प्रोग्राम का एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है। जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बैकस्लैशेस का इस्तेमाल करते हैं, सी और C++ में, यहाँ मैं ऐसे स्टार का इस्तेमाल किया, यहाँ कमेंट लिखा और ऐसे, ये इस्तेमाल करते हैं सी और C++ में कमेंट के लिए, लेकिन पाइथन में हम हैश का इस्तेमाल करते हैं, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ओके पाइथन का क्वेश्चन है, ठीक है। पाइथन ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और CET में था क्वेश्चन, CET प्री में भी था और ये मेंस में भी है, ठीक है। जो 5 और 6 नवंबर 2022 की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी उस वीडियो का। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर हम लोग को डेटा टाइप्स को लेकर, ये एरर्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्ट एरर्स को लेकर, इंपोर्ट एरर्स कब आते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो वो 5 और 6 को भी पूछा गया और उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर क्वेश्चन दिख जाएगा। और ये CET मेंस में क्वेश्चन है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी डिस्कस किया है इसके बारे में। देखिए अब क्या है, इन पाइथन डैश इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद अ वैल्यू इनकरेक्ट डाटा टाइप, ओके। जब आपने क्या किया है, वैल्यू इनकरेक्ट, जैसे आपने कैर नेम लिया, नेम का डेटा टाइप तो कैर है ना, तो वहाँ पे तो अल्फाबेट ही हो सकते हैं। तुमने किसी का नाम बोल रहे हो, इसका नाम 25.2 है, तो गलत हो गया ना, किसी का नाम 25.2 थोड़ी हो सकता है। तो जब आप वैल्यू गलत इंसर्ट करते हो तब ये एरर आता है, तो ये एरर होता है टाइप एरर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके अगेन डाटा स्ट्रक्चर से। भाई इस हिसाब से हमें ये पता लग रहा है CET के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, पाइथन भी पढ़ना है और डाटाबेस भी पढ़ना है, सारे क्वेश्चन यहीं से हैं, फंडामेंटल तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, द एंड फ्रॉम विच एलिमेंट्स आर एडेड और डिलीटेड, ये क्वेश्चन क्यू का है। डाटा स्ट्रक्चर में क्यू आता है, एक कॉन्सेप्ट क्यू है, स्टैक है, ट्रीज हैं, बहुत सारे ग्राफ है, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो क्यू का क्वेश्चन है, क्यू मतलब एक लाइन, तो लाइन हमेशा फ्रंट से चलती है ना, फ्रंट और लास्ट होता है रियर, रियर बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रियर। एंड फ्रॉम विच एलिमेंट्स आर एडेड, देखो कोई लाइन है, उसमें पीछे से ही लोग आते हैं ना, आगे से थोड़ी आते हैं, आगे से तो काम पूरा करा के चले जाते हैं ना। तो अगर तुम कोई एलिमेंट ऐड करोगे, कोई बंदा ऐड करोगे लाइन में, तो वो पीछे से होगा, तो पीछे को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रियर कहते हैं। समझ आ गई बात। और क्यू किसको मेंटेन रखता है, कौन सा एल्गोरिथम होता है, दैट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे डी क्यू भी होती है, जैसे क्यू में जो एंट्री है वो पीछे से ही होगी और आगे से एग्जिट होगा, ठीक है। लेकिन एक डी क्यू होती है जिसमें दोनों एंड से हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, HSSC ने पूछा है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। आगे और क्वेश्चंस कवर करेंगे तब देखते हैं, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन था क्यू का, जिसका आंसर है रियर। तो
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल हमको ये बात समझ में आ रही है कि HSSC बहुत अच्छा लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग की ये तैयारी नहीं है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, कंप्यूटर वाली मैम, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल डाटाबेस की सीरीज चला रखी है मैंने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन NCERT, एक वर्ड इधर नहीं एक वर्ड उधर नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। फॉर माई मोटिवेशन सब्सक्राइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।